हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। आज है 13 मई 2025 और राजस्थान समसामयिकी के इस सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान समसामयिकी के 7% उनका एनालिसिस भी करेंगे। उसके बाद होगा राजस्थान डोज, जहां पे राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इन सब बातों की चर्चा होगी। और उसके बाद होगा विगत परीक्षा में आए पर्सन, मतलब सेशन तो खास होगा और खास इसलिए भी होगा क्योंकि 2025 के अंदर बहुत कुछ बदलने वाला है आप लोगों की जिंदगी के अंदर। लेकिन तब होगा जब आप लोग मेहनत करोगे, जब आप लोग अपने आप पे विश्वास रखोगे। और आज तो पुलिस कांस्टेबल के अंदर भी पद बढ़ा देंगे, तो पटवार के अंदर पद बढ़ गए, पुलिस कांस्टेबल बढ़ गए। उम्मीदें तो और भी हैं कि बहुत सारी वैकेंसियों में पद भरने चाहिए। और अब तो वीडियो की एग्जाम भी फाइनल हो गई कि आपके 31 अगस्त को आपके एग्जाम है। तो चलो करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। सबसे पहले आज की मोटिवेशनल लाइन, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य पे अडिग हैं। बस आपको अपने लक्ष्य पे अडिग रहना है, मेहनत करते जाना, सफलता तो यूं ही मिल जाएगी। अब आज की सुर्खियों की बात करें, राज्य सरकार के द्वारा घोषित श्री अन आउटलेट्स योजना का संचालन क्या है, पूरी कहानी ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, उसके साथ यहाँ पर आता है स्पेन में आयोजित इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल क्यों है राजस्थान के संदर्भ में बातें, और क्या क्या बात यहाँ से आएंगे वो भी पढ़ेंगे। तो उसके साथ है संतूर मॉम ऑफ वडोदरा 2025 का खिताब किसने जीता, और क्या क्या बात यहाँ से आती है। उसके साथ यहाँ पर राजस्थान का प्रथम मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र, तो इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई है और क्या क्या बात यहाँ से आ जाता है, ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके साथ है कृषक उपहार योजना के तहत किसान सम्मानित, तो कितने किसानों को सम्मानित किया गया और क्या क्या बात यहां से आ जाएगा, ये भी पढ़ेंगे। उसके साथ यहां पर सैफ एशियाई फुटबॉल प्रतियोगिता अंडर 9 राजस्थान के कौन से खिलाड़ी इसके अंदर शामिल हैं और क्या बात यहां से आती है वो भी पढ़ेंगे। और उसके साथ यहां पर है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में तलवारबाजी की सेवर वर्ग की व्यक्तिगत स्पर्धा में जीता पदक, तो किसने जीता पदक और क्या क्या बात यहां से आती है वो भी पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज इसका प्रश्न शामिल हो गया, लेकिन कोशिश करेंगे इसके बाद जैसे आपका पूरा सेशन हो जाएगा 15 मई के बाद, जब अपने यहाँ पे हो जाएंगे खेलो इंडिया पूरा गेम, तो फिर हम राजस्थान की एक अपने आप में एक यूनिक जो है वो लेकर के आ सकते हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एक ही फॉर्म भरना, 2 फॉर्म मत भरना, गड़बड़ हो जाएगी मेरे भाई। अब चलो चलते हैं सेशन की शुरुआत करने। जी हाँ, तो चलो करते हैं अब शुरुआत। जी, पहला प्रश्न है, राज्य सरकार के द्वारा घोषित श्री अन्न आउटलेट्स योजना का संचालन किस विभाग के द्वारा प्रत्येक जिले में किया जाएगा, तो ये नाम आ जाएगा आपका सहकारिता विभाग, ये आ जाएगा नाम आपके सहकारिता विभाग। ऑप्शन बी जो होगा ये इसका सही जवाब है। अब क्या बात यहां से आती है उसको समझो। सबसे पहले तो मैं बात यहां पे करता हूं, एक आता है श्री अन्न, किसकी बात करें, श्री अन्न। अब इस श्री अन्न को से तो पहले मैं थोड़ा सा एक चीज लिखता हूं, एक आता है मोटे अनाज, इसको समझो। सबसे पहले किसकी बात करता हूं, एक शब्द आता है मोटा अनाज। मोटा अनाज का मतलब है ये ऐसा अनाज है जिसके अंदर आपके कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज्यादा होती है, कैलोरीज की जो कैलोरी होती है उसकी मात्रा थोड़ी सी कम होती है। और इस मोटे अनाज के अंदर बहुत सारे अनाज आते थे। ये जो मोटा अनाज था इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं आपके मिलेट्स कहा जाता है, मोटा अनाज या मिलेट्स कहा जाता है। अब क्या किया गया, ये जो मोटे अनाज है इनको भारत सरकार के द्वारा, इनको क्या किया गया, भारत सरकार जो है, भारत सरकार द्वारा श्री अन्न कह दिया गया। इनको क्या कह दिया गया, श्री अन्न कह दिया गया। तो जो मोटा अनाज था जिसको हम लोग मिलेट्स बोलते थे, उस मोटे अनाज को श्री अन्न कहना प्रारंभ कर दिया। अब बात यहीं से स्टार्ट हो जाती है। पहली बात तो यहां से आता है कि भारत सरकार ने इसे श्री अन्न कब कहा था, तो याद रखना, तो यहां पर जो मोटा अनाज है इसी मोटे अनाज को क्या कहा गया, श्री अन्न कहा गया। और इसी श्री अन्न की बात करें तो पहली लाइन तो याद रखना कि भारत सरकार ने कब बोला, तो भारत सरकार द्वारा ये घोषणा कब की गई, तो मेरे बच्चों याद रखना वर्ष 2018 के अंदर। तो 2018 के अंदर भारत सरकार ने मोटे अनाज को क्या कहा, श्री अन्न कहा। एक तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके लिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज और हो जाएगी कि यही जो श्री अन्न की बात करें इसी को लेकर के आता कि वर्ष 2023 की बात करें, इसे अंतरराष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष घोषित किया गया था। अंतरराष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष घोषित किया गया था। इसका मतलब है बाद में पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर इस मोटे अनाज को या श्री अन्न को बढ़ावा दिया गया, क्योंकि इससे खाने से ये आपके कार्बोहाइड्रेट से पूर्ण थे, इससे आपके स्वास्थ्य के अंदर बेहतर होता है। ये बात यहाँ से आ जाती थी। अब यहाँ पर आता कि गुरुजी इस श्री अन्न के अंदर कौन कौन से अनाज को शामिल किया जाता है। इसके अंदर शामिल किया जाता है आपके जवार को शामिल किया जाता है, इसके अंदर आपका बाजरा जो है
इसको शामिल किया जाता है, इसी के अंदर आपके शामिल किया जाता है आपके रागी को। ज्वार, बाजरा, रागी की बात करें, इसके अलावा यहाँ पर आके कंगनी की बात करें, कुटड़ी की बात करें, एक इसी के अंदर आपका आ जाएगा कंगनी है, ये कंगनी को शामिल किया गया था। इसके अलावा और किसका नाम आ जाएगा, एक आपके आ जाएगा सावा, जी हाँ कंगनी है, एक इसके अंदर आपका सावा आ जाएगा। इसके अलावा सावा के अलावा दो नाम और आते हैं, एक कुट्टा और एक मंडुआ, एक कुटकी और एक कुट्टा, एक आता है आपके कुटकी, एक आता है आपके कुटकी और एक आ जाता है आपके कुट्टा, इनको शामिल किया गया है। और यहाँ से प्रश्न आया हुआ कि भारत सरकार के द्वारा मोटे अनाजों को श्री अन्न का दर्जा कब दिया गया, 2018 में। एक प्रश्न ये भी आया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर श्री अन्न वर्ष कब घोषित किया गया था, 2023 के अंदर। और एक आपके यहाँ से ये भी आया हुआ है, कपिल सर, भाई कपिल देखता हूँ ना भरा, एक यहां से आ सकता है कि श्री अन्न के अंदर किसको शामिल किया गया, तो ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी, सांबा, कुटकी, कुट्टा, ये सब आपके श्री अनाज के अंदर आ जाते हैं। अब क्या किया गया, इसी श्री अन्न को लेकर के हमारी जो राजस्थान सरकार है, राजस्थान सरकार की बात करें, इस राजस्थान सरकार द्वारा भी दिया गया था प्रोत्साहन, सरकार द्वारा प्रोत्साहन की बात की गई। और इसके प्रोत्साहन के लिए अपने यहाँ पर राजस्थान के अंदर बजट 2000, जी हाँ अपने यहाँ पर इसके प्रोत्साहन के लिए अपना जो बजट आया था 2025-26, बजट 2025-26 और इस 25-26 के अंदर घोषणा की गई थी कि अपने यहाँ पर क्या की गई थी कि श्री अन्न आउटलेट्स की शुरुआत की जाएगी। घोषणा थी कि श्री अन्न श्री अन्न आउटलेट्स की शुरुआत की जाएगी। आउटलेट्स का मतलब तो दुकान की शुरुआत, कहा कि भाई जिला मुख्यालय के ऊपर राजस्थान सरकार के द्वारा श्री अन्न आउटलेट चलाए जाएंगे, जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेंगे, श्री अन्न ही मिलेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसकी शुरुआत की जाएगी और अब इसकी शुरुआत की जा रही है। और इसके लिए इसकी जो नोडल एजेंसी बनाई गई है, वो नोडल एजेंसी किसको बनाया गया, सहकारिता विभाग को। ऑप्शन बी। तो श्री अन्न को याद रखना क्या है, इसको दर्जा कब दिया गया, एक ये भी याद रखना मेरे भाई। इसी अन्न को लेकर के अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या था, ये भी याद रखना। श्री अन्न कौन सा था, ये भी याद रखना। इसके अलावा है ना, इसके अलावा इसमें श्री अन्न में किसको इसको शामिल किया गया, ये भी याद रखना। और राजस्थान सरकार के द्वारा इसके प्रोत्साहन के लिए बजट 2025-26 में कहा गया था श्री अन्न आउटलेट्स की शुरुआत की जाएगी और इसकी नोडल एजेंसी कौन सी होगी, सहकारिता विभाग। ये बात यहां से आ जाती है। तो बस इतनी सी बात है, ले लो स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। जी भाई चलें आगे। ओके मेरे गुलगुलो, आगे देखो, नेक्स्ट आगे चलें। ये रहा कर्नाटक के सिरिधान्य, ओडिशा के मिलेट्स मिशन और तेलंगाना के मिलेट्स हब की तर्ज पर राजस्थान में खुलेंगे श्री अन्न आउटलेट्स। अब यदि आप पटवार की तैयारी कर रहे हो ना, यदि आप पटवार की तैयारी कर रहे हो, यदि आप ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हो, या आप एसआई की तैयारी कर रहे हो, आरएस की तैयारी कर रहे हो, तो वहां पर एक नया चीज और मिल गया कि राजस्थान के अंदर श्री अन्न आउटलेट्स हैं, ये किसकी तर्ज के ऊपर है। तो ये पूछा जा सकता है तेलंगाना के मिलेट्स, अब ये पूछा जा सकता है कि तेलंगाना के अंदर मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए या मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार के आउटलेट है, उनका नाम है तेलंगाना मिलेट्स। ओडिशा के अंदर क्या बोलते हैं, उसको मिलेट्स मिशन कहा जाता है। और कर्नाटक में क्या बोलते हैं, श्री धान्य। तो कर्नाटक का श्री धान्य, ओडिशा के मिलेट्स मिशन और तेलंगाना के मिलेट्स हब की तर्ज के ऊपर अब अपने यहां पर क्या आ रहा है, श्री अन्न आउटलेट यहां पर आ रहे हैं। चलो आगे देखो, इंग्लिश वर्जन, विच डिपार्टमेंट विल ऑपरेट द श्री अन्न आउटलेट स्कीम अनाउंस बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन इन डिस्ट्रिक्ट। तो आ जाएगा आपका कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। नेक्स्ट यहां पर है, स्पेन में आयोजित इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल में राजस्थान के किस कलाकार की फिल्म स्टील ए लॉन्ग रोड का चयन हुआ है। तो ये नाम आ जाएगा आपका प्रियदर्शनी चौधरी। ऑप्शन ए जो होगा ये इसका सही जवाब है। यहां से एक प्रश्न बन सकता है मेरे भाई, यहां से एक प्रश्न बन सकता है। ये प्रश्न अच्छा है गुरुजी, इसके अंदर क्या क्या चीजें, कुछ भी नहीं, सीधा सीधा याद रखना। यहां पर क्या हुआ, स्पेन की बात करें, स्पेन की बात करें, इस स्पेन के अंदर एक फिल्म फेस्टिवल है जिसका नाम है इमेजिन, जिसका नाम है इमेजिन। यहां पर एक फिल्म फेस्टिवल है, स्पेन की बात करें, और इस स्पेन के अंदर हो रहा है आपका एक फिल्म फेस्टिवल। और इस फिल्म फेस्टिवल का नाम क्या है, इसका नाम है इमेजिन, इमेजिन इंडिया, इमेजिन इंडिया। जी हाँ, इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल, इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल की बात करें, ये इसका नाम आ जाता है इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल। और इसके अंदर यहाँ पर अपने यहाँ पर एक फिल्म का चयन हुआ है, फिल्म चयन, फिल्म का चयन। और यदि उस फिल्म के चयन की बात करें तो उसका नाम है स्टील ए लॉन्ग रोड, स्टील ए
लॉन्ग रोड की बात करें, इस फिल्म का चयन हुआ है। और यदि हम इस बात करें तो ये किसकी फिल्म है, ये आपके है प्रियदर्शनी की। ये फिल्म किसकी है, प्रियदर्शनी चौधरी की। तो सीधा प्रश्न आ सकता है यहां से कि हाल ही में, एक तो प्रश्न ये भी आ सकता है ये कि भाई इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां पर हुआ, स्पेन के अंदर। और इसके अंदर राजस्थान के किस कलाकार की कौन सी मूवी का चयन हुआ था, स्टील ए लॉन्ग रोड का चयन हुआ था। स्टील ए लॉन्ग रोड का चयन हुआ था। और ये मूवी किसकी है, प्रियदर्शनी चौधरी की आती है। और प्रियदर्शनी चौधरी की बात करें तो बेसिकली ये टोंक की रहने वाली है। क्या, टोंक की रहने वाले। तो स्पेन के अंदर आयोजित होने वाले इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल में स्टील ए लॉन्ग रोड का चयन हुआ है, अर्थात ये यहाँ पर प्रदर्शित की जाएगी। और भाई यदि इस फिल्म की बात करें तो ये फिल्म किसने डायरेक्टर की थी, किसने बनाई थी, तो ये आपके यहाँ से आ जाएगी प्रियदर्शनी चौधरी ने। और बेसिकली ये कहाँ के रहने वाली है, तो ये रहने वाली है आपके टोंक की। बेसिकली कहां की रहने वाली है, टोंक की। ये बात यहां से आ जाता है सब, है ना। चलो ये तो बात यहां से हो गई। अब यहां पे गुरुजी 3 ऑप्शन और हैं, एक है श्याम निर्मल, एक है नरेंद्र सिंह नाइक, एक नाम आता है धर्मेंद्र मूलवानी। ये 2-3 नाम और हैं। श्याम निर्मल की बात करें तो याद है ये आपके डायरेक्टर हैं, सॉरी ये आपके राइटर थे। और राइटर किसके थे, एक मूवी आई थी जिसका नाम था फतेह मूवी। जी हाँ, फतेह जो मूवी थे उसकी कहानी के जो डायरेक्टर राइटर थे वो कौन थे, श्याम निर्मल। नरेंद्र सिंह नाइक की बात करें गुरुजी, नरेंद्र सिंह नाइक कौन था, बताओ दिखा। नरेंद्र सिंह नाइक, इनकी एक मूवी थी साहब, इनकी मूवी था द रिलैप्स, कल के तो पढ़ा था। इनकी एक मूवी थी जिसका नाम था द रिलैप्स, द रिलैप्स। और ये जो द रिलैप्स की बात करें, इनको बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया था। इनको क्या मिला था, बेस्ट मूवी अवार्ड। ये तो हमने कल ही पढ़ा था, बेस्ट मूवी अवार्ड द रिलैप्स को मिला था, द रिलैप्स को। और कहां पर, इटली के अंदर मोजा फिल्म फेस्टिवल में इनको कहां मिला था, तो ये आ जाएगी आपके मोजा फिल्म फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल। और ये कहां पर, इटली के अंदर। तो इटली के अंदर जो मोजा फिल्म फेस्टिवल था वहां पर बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला था द रिलैप्स को। और ये किसकी मूवी थी, नरेंद्र सिंह नाइक की। और धर्मेंद्र मूलवानी की बात करें तो इनकी एक मूवी थी जिसका नाम था नजरिया द थॉट, नजरिया द थॉट की बात करें। और इसका यदि हम बात करें, इसका प्रदर्शन किया गया था किसके अंदर, इसका प्रदर्शन किया गया था दादा साहेब फाल्के, दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल के अंदर। फिल्म फेस्टिवल का नाम आ जाएगा फिल्म फेस्टिवल। तो दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल के अंदर नजरिया द थॉट मूवी का प्रदर्शन किया गया था। ये धर्मेंद्र मूलवानी की है। इटली के अंदर मोजा फिल्म फेस्टिवल के अंदर द रिलैप्स मूवी को बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया था। ये नरेंद्र सिंह नाइक की है। फतेह मूवी के राइटर हैं आपके श्याम निर्मल। और भाई साहब स्पेन के अंदर इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल के अंदर प्रियदर्शनी की मूवी का चयन हुआ जिसका नाम है स्टील ए लॉन्ग रोड। और मुझे ऐसा लगता है शायद यहां पर आपके एक प्रश्न आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि यहां से आपके लिए एग्जाम में एक प्रश्न आ सकता है। तो मेरे गुरुगुलो ले लो स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। जी भाई, हाँ जी, हाँ जी, नरेंद्र सिंह नाइक का, धर्मेंद्र मूलवानी, बहुत बढ़िया, शाबाश प्रिय राठौड़ भाई। ओके मनोज, ठीक है मेरे बच्चे, चलो आगे बढ़े। जी हाँ, फतेह मूवी सुनिश्चित की था। स्पेन में होगा इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल। प्रियदर्शनी की डॉक्यूमेंट्री फिल्म स्टील ए लॉन्ग रोड का चयन हो गया है, ये यहां से आता है। और पता है यदि इनकी आपने सुना होगा एक वेब सीरीज तो सुनी होगी आप लोगों ने, पंचायत सुनी थी ना, पंचायत। उस पंचायत का जो तीसरा सीजन आया था उसके अंदर कैमरामैन के अंदर भी इसने काम किया था। मतलब ये टोंक की रहने वाली है और इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाई जिसका नाम है स्टील ए लॉन्ग रोड। चलो आगे देखें सब। अब इसका इंग्लिश वर्जन है, विच राजस्थान आर्टिस्ट फिल्म स्टील ए लॉन्ग रोड हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल हेल्ड इन स्पेन। तो नाम आ जाएगा प्रियदर्शनी चौधरी, ऑप्शन ए। अगला यहां पर है, संतूर मोम ऑफ वडोदरा 2025 का खिताब किसने जीता। तो ये आ जाएगा आपके ऋचा कोठारी। ये प्रश्न सिंपल सा है लेकिन प्रश्न बड़ा टेढ़ा सा है। ये प्रश्न है तो सिंपल सा लेकिन टेढ़ा है मेरे भाई। क्या हुआ, एक बच्चा कोई कमेंट्स कर रहा है क्या भाई, ये कह रहा है सर मेरे रीट प्री में भाषा विषय फर्स्ट हिंदी और भाषा विषय सेकंड संस्कृत भरी गई है, ठीक है, और मैं थर्ड ग्रेड का मेंस का एग्जाम इंग्लिश से देना चाहता हूँ, तो भाषा का अच्छा देना चाहता हूँ, तो मेरे को समस्या आएगी क्या, मैं अभी अजमेर से कुछ कर सकता हूँ। नहीं, थर्ड ग्रेड का जो आपका एग्जाम होगा वो तो सबका अलग अलग होगा ना। रीट अलग चीज है, रीट एक पात्रता परीक्षा है, शायद मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए, बाकी मैं देख लूंगा मेरे बच्चे, मुझे देखना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि ऐसा तो आपने केस पहली बार ही बताया है जी, देखना पड़ेगा।
जी शायद मेरे हिसाब से नहीं आएगी भाई। हेलो, मैंने क्या कर दिया भाई, हेलो, अरे तरीके से ये किसी और दे दिया, आगे से हट जाऊं, आगे हट गया भाई। जी, संतूर मॉम ऑफ वडोदरा 2025 का खिताब किसने जीता? तो नाम आ जाएगा ऋचा कोठारी, ऑप्शन बी। अब देखो, एक शहर है जिसका नाम है जोधपुर, और इस जोधपुर की एक महिला है जिसका नाम है ऋचा कोठारी। और ऋचा कोठारी की बात करें, ये बेसिकली रहती है आपके गुजरात के अंदर। ये कहाँ रहती है? गुजरात के अंदर। और वहां पर इसका अपना एक फिटनेस का सेंटर है, वहां पर अपना एक फिटनेस, सर कांस्टेबल और एमबीसी ये क्या आ गया है ना, इसका अपना यहाँ पर एक फिटनेस सेंटर है, और ये वहां पर लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक करती है। और अभी हाल ही के अंदर इन्होंने अपना एक अवार्ड जिसका नाम है संतूर मॉम ऑफ द वडोदरा, मॉम ऑफ द बड़ोदरा, मॉम ऑफ द बड़ोदरा अवार्ड जीता है। बड़ोदरा 2025 का खिताब इन्होंने जीता। तो सीधा प्रश्न है आ सकता, संतूर मॉम ऑफ द बड़ोदरा अवार्ड 2025 किसने जीता? तो सीधा जवाब क्या हो जाएगा? आपके ऋचा कोठारी ने। ये तो है, लेकिन यहाँ पे 3 ऑप्शन जो है ना, ये 3 ऑप्शन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है साहब। ये 3 ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है। एक तो है आपके कीर्ति भारती की बात करें, कीर्ति भारती की बात करें, याद रखना, एक तो ये आ जाएंगे कि सर ये आपके बाल विवाह विच्छेद के क्षेत्र में काम करते हैं। विच्छेद जो क्षेत्र है उसके अंदर काम करते हैं, अर्थात यदि किसी का बचपन में विवाह हो गया और वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर वो एक साथ नहीं रहना चाहते तो उनको विच्छेद की बात करें। बेटा कांस्टेबल और एमबीसी मतलब समझा नहीं मैं। कांस्टेबल का अलग भरा जाएगा और आपके जो टेलीकम्युनिकेशन वाला है वो अलग भरा जाएगा। जी हाँ, है ना। तो भाई साहब यहाँ पे जो ना बाल विच्छेद का काम करते हैं। एक यदि हम इनकी बात करें तो इनका नाम गिनीज बुक में दर्ज है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। अब जल्दी से बताओ कि किस लिए दर्ज है? क्योंकि इन्होंने बाल विवाह विच्छेद करवाए हैं, बाल विवाह विच्छेद। और बाल विवाह विच्छेद करवाएं तो कितने करवा दिए कि इनका नाम गिनीज बुक में दर्ज हो गया? ये आप लोग कमेंट्स करके बताओ कि मेरे भाई इस आपके कीर्ति भारती के द्वारा कितने बाल विवाहों का विच्छेद करवा दिया गया कि इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर दर्ज हो गया। क्योंकि इन्होंने कितने बाल विवाह विच्छेद करवा दिए? 51 बाल विवाह विच्छेद करवा दिया गया। इसके अलावा कीर्ति भारती की बात करें तो मेरे गुलगुलो इनको अवार्ड दिया गया, जैसे वुमेन हीरोज की बात करें, वुमेन हीरोज की बात करें, हीरोज ये अवार्ड दिया गया। एक यदि हम बात करें, इन्हें रियल शेरनी का अवार्ड दिया गया, रियल शेरनी की बात करें ये अवार्ड दिया गया। इन्हीं की बात करें, इन्हें मानवता अवार्ड की बात करें, इन्हें मानवता अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। ऐसे समय समय पर बहुत सारे अवार्ड हैं जो इनको सम्मानित किया जाता है। 51 करवाए थे और 51 करवाने के बाद में इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर दर्ज हो गया था। जी हाँ, 51 जब करवाए थे तो इनका नाम हो गया था साहब। जी हाँ, उसके बाद में अब आपके यहाँ पर एक नाम आता है, यहाँ पे सिद्धि जोहरी की बात करें तो ये जो है ना एक मॉडल और एक्ट्रेस है। ये आपके मॉडल एंड एक्ट्रेस है साहब, ये मॉडल एंड एक्ट्रेस है। और रिसेंटली शायद इनको भी एक अवार्ड दिया गया था, शायद इनको भी एक अवार्ड दिया, इसका नाम था नारी वंदनम अवार्ड। और हाल ही के अंदर इनको शायद एक अवार्ड भी दिया होगा, नारी वंदनम अवार्ड की बात करें, ये भी इनको दिया गया था, वंदनम अवार्ड, शायद अवार्ड इनको दिया गया। तो सिद्धि जोहरी की बात करें, बेसिकली मॉडल एंड एक्ट्रेस हैं और इन्हें नारी वंदनम अवार्ड दिया गया था। सही बोला क्या भाई? चलो ये भी यहां से हो जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें जैसे शक्ति वंदनम, जी बहुत बढ़िया। हाँ, और एक नाम यहां से आता है पार्वती जांगिड़। और पार्वती जांगिड़ की बात करें, भारत पाक युद्ध के बाद पार्वती जांगिड़ का नाम चर्चा के अंदर आ सकता है। क्यों? क्योंकि पार्वती जांगिड़ की बात करें, इन्हें कहा जाता है सिस्टर ऑफ सोल्जर। इनको क्या बोलते हैं? सिस्टर ऑफ सोल्जर की बात करें इन्हें कहा जाता है। इन्हें सैनिकों की बहन, इनको क्या बोलते हैं? सैनिकों की बहन। जी हाँ, सैनिकों की बहन का नाम से जाना जाता है। और हाल ही के अंदर इन्हें जो बलूच है, बलूच द्वारा अपना क्या दिया गया था?
अवार्ड दिया गया था, बलूच के द्वारा इनको क्या दिया गया था, जो बलूचिस्तान की बात करें ना, बलूचिस्तान के द्वारा इनको सर्वोच्च अवार्ड दिया गया था। और वर्तमान में ये चर्चा में क्यों आया, वर्तमान में इसलिए चर्चा में आया मेरे भाई, क्योंकि जब भारत और पाक का युद्ध हुआ था ना, भारत और पाक का युद्ध हुआ तो पाकिस्तान के अंदर एक इलाका पड़ता बलूचिस्तान, और वो जो बलूचिस्तान का हिस्सा है वहां के जो बलूच थे, BLA बलूच लिबरेशन आर्मी की बात करें, BLA, उसने भाई ने क्या किया, पाकिस्तान के जवानों को फोड़ना चालू कर दिया। और शायद है ना, इन्होंने क्या किया भाई साहब, उन्होंने सैनिकों ने दो को है ना, जो उनकी जो सेना थी उनको फोड़ना चालू कर दिया, सेना को फोड़ना चालू कर दिया। मतलब कि इधर से तो पता लग गया कि भारत ने अटैक करना चालू कर दिया था, और तो भारत की तरफ सेना, पाकिस्तान की सेना उनसे लड़े, और इधर बलूचिस्तान की बात करें, यहाँ पर BLA जो थी ये छापामार पद्धति के ऊपर निर्भर करती थी, पहाड़ी इलाका था। और एक चीज है ना, बलूचिस्तान जो है ना, यहाँ पर विश्व के सबसे बड़े सोने के भंडार है, तो ये अपने आप को अलग करना चाहते थे। तो बलूच BLA जो है ना, इन्होंने इसको फोड़ना चालू कर दिया था साहब। ये बात यहां से आ जाता है साहब, है ना, ये चीजें आपको ध्यान में रखना। तो पार्वती जहांगीर जो थी, इनको बलूच के द्वारा सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित किया गया था, सिस्टर ऑफ सोल्जर के नाम से जाना जाता है। और बेसिकली पार्वती जहांगीर की बात करें तो ये आपके रहने वाली है जोधपुर की। और यदि आप लोगों ने पुराने मेरे से स्टूडेंट जुड़े हुए होंगे तो जो पार्वती जहांगीर है उसको हम लोगों ने अपनी क्लास के अंदर भी जोड़ा था साहब, है ना। तो ये कुछ बातें यहां से आ जाते हैं। तो ले लो स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। चले भाई आगे, ओके जी हाँ, आगे देखो मेरे गुलगुलो जी, ये रहा, ऋचा को संतूर मॉम ऑफ वडोदरा 2025 का खिताब दिया गया साहब। हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ संतूर मॉम ऑफ वडोदरा 2025, तो नाम आ जाएगा आपके ऋचा कोठारी, ऑप्शन बी। अगला यहां पर है, राजस्थान का प्रथम मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा, तो ये आपके आ जाएगा देवड़ावास टोंक के अंदर। अब इस प्रश्न के अंदर कई चीजें पूछ रहा हूं, प्रश्न का जवाब दे देना, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। यहां पर मैं पूछ रहा हूं अपना जो कृषि की बात करें, इस कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात कर रहा हूं, कृषि के क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात मैं यहां पे कर रहा हूं। गुरुजी कृषि के क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कौन कौन से हैं, तो कृषि के क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात करें, जैसे खजूर की बात करें, गुरुजी खजूर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पर है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि गुरुजी सगरा भोज का, सही है क्या, जो लिख रहा हूं उसको बताना भाई, सगरा भोज का गुरुजी ये जैसलमेर के अंदर है। खजूर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पर है, सगरा भोज का जैसलमेर। आप लोगों को भी कमेंट्स करके बताना मेरे भाई, ठीक है। इसके अलावा यदि मैं कहूं कि गुरुजी हमारे यहां पर यदि आ जाए कि ओलिव की बात करें, ओलिव प्लस ड्रैगन फ्रूट्स की बात करूं गुरुजी, ड्रैगन फ्रूट्स, और एक नाम और आ जाएगा, देखते कौन बताता वो नाम, उसका कहां पर है, तो गुरुजी इसका जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये आपके बस्सी जयपुर में है। तो इसका मतलब है बस्सी जयपुर के अंदर एक फ्रूट और है, जी हाँ, कौन सा है, ओलिव का है। ओलिव का मतलब जैतून की बात करें, आपके जैतून का भी है, यहां पर आपके ड्रैगन फ्रूट्स का भी है, और एक और है साहब, जी हाँ, बहुत बढ़िया साहब, नहीं पहले बहुत दिनों पहले जोड़ा था, आज नहीं, लगभग 2 साल पहले जोड़ा था। बताओ देखा यहां से, एक अनार का है, चलो मेरे बच्चों बहुत बढ़िया। एक आपके यहां पर आ जाएगा किसका, तो ओलिव, ड्रैगन फ्रूट्स और अनार की बात करें, इस अनार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पर है, बस्सी जयपुर के अंदर है। एक यदि आपका आ जाए आम का कहां पर है, आम का कहां पर है, तो आम की बात करें ये आपके खेमरी धौलपुर के अंदर है ना। अमरूद की बात करें कि गुरुजी अमरूद का कहां पर है, तो अमरूद का आ जाएगा आपके देवड़ावास टोंक के अंदर। यदि आपके यहां से पूछा जाए कि गुरुजी औषधीय जो फल आते हैं उनका कहां पर है, तो ये आपके आ जाएगा उदयपुर के अंदर, मावली उदयपुर में। ये कहां हो जाएगा, आपके मावली उदयपुर की बात करें ये यहां पर हो जाएगा साहब। एक यदि हम बात करें सीट्रस की बात करें, सीट्रस ये तो खूब पूछा गया है, या खट्टे फलों की बात करें भाई, जो खट्टे फल है
उनका कहां पर है, तो सिट्रस या खट्टे फलों का जो सेंटर ऑफ एक्सलेंस है ये आपके था नानता कोटा के अंदर। कहां पे? नानता कोटा के अंदर है। इसके अलावा एक सिरोही में भी था मेरे भाई, बताओगे कोई? सिरोही में कौन सा था? एक तो ये बता देना। एक मैं पूछ रहा हूं आपके यहां पर अमरूद की बात करता हूं, अमरूद का सेंटर ऑफ एक्सलेंस कहां पर है? अमरूद का तो हो गया। एक आता है अमरूद की खेती का, अमरूद की खेती का सेंटर ऑफ एक्सलेंस। देखो पूछ रहा हूं तो जवाब तो आपको ही देना। अमरूद की खेती का सेंटर ऑफ एक्सलेंस की पूछे। जी हाँ, इसके अलावा एक अपना आ जाएगा ये जो बजट आया है 2025-26, इस बजट 2025-26 के अंदर भी यहां पर घोषणा की गई थी। ये 3% मैंने आपसे पूछे हैं, 3% मैंने आपसे पूछे हैं। देखते हैं कौन बता। सब्जी फसल की बात करें वो आ जाएगा। जी हाँ, यदि सिरोही की बात करें तो एक बच्चे ने कमेंट्स किया कि गुरुजी सिरोही के अंदर कौन सा आ जाएगा? अंजीर का। बहुत अच्छी बात है बेटा। इसके अलावा और कौन कौन सा है? सिरोही के अंदर अंजीर का है मेरे भाई। राकेश कह रहा है गुरुजी पपीता का। जी हाँ, है ना, पपीता का दौसा के अंदर है। जी हाँ, एक आ जाएगा गुरुजी पपीता का भी है। जी बेटा, पपीता की बात करें, ये पपीता का कहां पर है? दौसा के अंदर है। बहुत बढ़िया, शाबाश। पपीता का कहां पर है? दौसा के अंदर। गुरुजी आम का खेमरी धौलपुर के अंदर है साहब, है ना। अनार का, है ना, और ये आ जाएगा सब्जी फसल का बूंदी में है। जी बहुत बढ़िया मेरे बच्चों। एक आपके सब्जी फसल की बात करें, सब्जी फसल की बात करें, ये आ जाएगा कहां पर? आपके बूंदी के अंदर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, खूब पढ़ा है मैंने आप लोगों को। इसके अलावा गुरुजी अमरूद का देवड़ावास में, एपी कल्चर का भरतपुर में, एपी कल्चर नहीं, एपी कल्चर तो नहीं बोलूंगा, मधुमक्खी पालन का बोल दूंगा मैं वहां पे। एपी कल्चर तो कई बच्चे समझे नहीं है। हाँ, एपी कल्चर वैसे मधुमक्खी को बोलते हैं, लेकिन मधुमक्खी पालन बोल दूंगा, ज्यादा आसान रहेगा। मधुमक्खी पालन की बात करें वो कहां पर है? आपके भरतपुर के अंदर है। ठीक है साहब। अब यहाँ पे अमरूद की खेती का सेंटर ऑफ एक्सलेंस कहां पर है? ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। अंगूर के आपके अमरूद की खेती का कहां पर है ना। अमरूद की खेती का कहां पर है? ये प्रश्न आया हुआ। पपीता का टोंक में है। हाँ जी, पपीता का टोंक में भी। पपीता की बात करें दौसा में भी है, टोंक में भी है, लेकिन वो टोंक का अलग विषय है। जी, अब यहां से प्रश्न आएगा जी अमरूद की खेती का कहां पर है? तो अमरूद का जो सेंटर ऑफ एक्सलेंस है वो तो देवड़ावास टोंक में, लेकिन अमरूद की खेती का कहां पर है? तो याद रखना ये आपके सवाई माधोपुर में है। अमरूद की खेती का सेंटर ऑफ एक्सलेंस यदि अमरूद का पूछे तो कहां जाओगे? देवड़ावास टोंक के अंदर। लेकिन अमरूद की खेती का पूछे तो फिर कहां जाना है आपको? सवाई माधोपुर। दोनों में अंतर है और यही से एग्जामिनर अपना मजा लेगा। एक फूलों की बात करें, गुरुजी फूल का कहां पर है? फूलों की बात करें तो फूलों का भी कहां पर है? सवाई माधोपुर के अंदर है। बहुत बढ़िया। अब गुरुजी यहां तक हो गई। अब बजट 2025-26 में घोषणा की गई थी अपने यहां पर। एक तो क्या किया जाएगा? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की जाएगी। एक्सीलेंस है ना किसमें? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ हनी बी कीपिंग था क्या? हनी बी कीपिंग, हनी बी कीपिंग। और मेरे भाई इसकी जो घोषणा की गई थी बजट में, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ हनी बी कीपिंग, तो इसकी स्थापना अब कहां होगी? इसकी स्थापना कहां होगी? तो ये कह दिया गया आपके देवड़ावास टोंक के अंदर। और यही प्रश्न आपके यहां से पूछा गया है। तो बजट 2025-26 में कहा गया था कि हम लोग एक क्या करने जा रहे हैं? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी बी कीपिंग की बात करें। सीताफल का चित्तौड़ में। जी भूल गया था, ले भैया लिख दूंगा सीताफल। और सीताफल का कहां पर है? चित्तौड़ के अंदर है। लो मेरे भाई बच्चों, ठीक है जी। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ हनी बी कीपिंग की बात करें, इसकी स्थापना कहां पर की जाएगी? देवड़ावास टोंक के अंदर। और एक घोषणा की गई थी कि आपके यहां पर एक किसका होगा? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ एआई इन एग्रीकल्चर, एआई इन एग्रीकल्चर। लेकिन अभी तक इसकी बात नहीं आई है। तो अब सेंटर बजट में कहा गया था कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन हनी बी कीपिंग। पढ़ा था ना ये, याद आ रहा कि नहीं आ रहा? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन हनी बी कीपिंग की बात करें। जी बहुत बढ़िया, बर्ज का राज, शाबाश बेटा, है ना। तो ये आपके कहां स्थापित होगा? देवड़ावास टोंक के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है। तो आपके राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर सीधे प्रश्न आ सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पर है, ऐसा प्रश्न आ सकता है। और बजट में भी आ सकता है कि बजट के अंदर कौन से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात की थी? हनी बी कीपिंग की बात करें तो हनी बी कीपिंग की बात करें, इसकी शुरुआत कहां पर की गई है? तो ये आपके यहां से आ जाएगा कहां पर? ये आपके आ जाएगा देवड़ावास टोंक के अंदर। और एक कहा गया था सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एफपीओ, तो ये कहां किया जाएगा? आपके भरतपुर के अंदर। जैसे इसको छोड़ देना है। वैसे हनी बी कीपिंग का एफपीओ भरतपुर के अंदर है, इतना सा। अब एक यहां से आता है गुरुजी जाडन गांव पाली की बात करें तो आपके यहां पर ओम आकार की यूनिवर्सिटी है।
ओम आकार की यूनिवर्सिटी। थोड़ी सी बात बताता हूं कि ओम के आकार की जो यूनिवर्सिटी वो कहां पर है, जार्डन पाली के अंदर है। चौप जयपुर की बात करें तो यहां पर बन रहा है आपका क्रिकेट स्टेडियम। यहां पर क्या बन रहा है, क्रिकेट स्टेडियम। और ये जो क्रिकेट स्टेडियम है ये विश्व का तीसरा, भारत का दूसरा, कृषि का तीसरा, हाँ दोनों में है। हाँ रे भाई भवानी दोनों में है। एक चीज के दो जगह नहीं हो सकते क्या? कोई गुना थोड़ी जगह एक चीज के दो हो जाएंगे तो, एक चीज के दो हो जाएंगे तो गुना नहीं है रे भाई। एक चीज की दो जगह स्थान नहीं हो सकते क्या? ये मत सोचो कि एक चीज की एक जगह मिलेगी, नहीं। भवानी नाम के आदमी दो और नहीं हो सकते क्या? तो ये ठेका थोड़ी ले ले कि भवानी तो मैं ही हूं, बाकी तो कोई दुनिया में है ही नहीं जी। तो यहां पर आपका एक क्रिकेट स्टेडियम बना जिसका नाम है अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम। अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम जो विश्व का तीसरा, भारत का दूसरा और राजस्थान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आपके यहां पर बनने वाला है। और हमीरगढ़ भीलवाड़ा की बात करें, यहां पर आपके फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यहां पर क्या बनेगा, फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब ये मत को गुरुजी आप कभी फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अजमेर बता देते हो और अभी कभी आप हमीरगढ़ बता देते हो, तो भाई अजमेर में भी है तो यहां पर भी है। फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात करें वो आपके यहां पर भी है। हनी बी कीपिंग की बात, वो टो कहां, ये आ गया ना, मधुमक्खी, प्रथम मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र कहां स्थापित, वो था ये सेंटर ऑफ फॉर हनी बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन का। अब किसकी घोषणा की जाएगी, देवड़ावास टोंक के अंदर है। डोपा कहां चले गए, यही तो प्रश्न है, यही तो प्रश्न है। अरे नहीं अंजलि, सेंटर ऑफ एक्सलेंस हनी बी कीपिंग का भरतपुर में। लेकिन अब ये तो था कि यहाँ पर घोषणा की गई थी कि सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर हनी बी कीपिंग की जाएगी, और वो जो घोषणा की थी अब उसी के तहत आपके कहां पर आ रहा है, देवड़ावास टोंक में आ रहा है, इसी के तहत आ रहा है। एक यदि हम बात करें सेंटर ऑफ एक्सलेंस हनी बी कीपिंग की बात करें, ये भी कहा गया था इसकी स्थापना कहां पर की जाएगी, भरतपुर में, और इसी के तहत देवड़ावास टोंक में है। ये हनी बी किंग देखो, राजस्थान का प्रथम मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र। तो हनी बजट में कहा गया था कि सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर हनी बी कीपिंग की स्थापना की जाएगी, कहां पर, भरतपुर में। लेकिन इसी के तहत अब कहां पर आ रहा है, मैंने कहा ना कि बजट में क्या घोषणा की थी, सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर हनी बी कीपिंग की स्थापना की जाएगी, और ये कहां स्थापना की जाएगी, देवड़ावास टोंक के अंदर। बजट में ये कहा था कि भरतपुर में होगी, लेकिन भरतपुर में हुआ ही नहीं ना, कहां हुआ, यहां हुआ है, तो मुझे तो वो बताना पड़ेगा ना। बजट में ये कहा गया था कि सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर हनी बी कीपिंग की स्थापना की जाएगी, कहां पर, भरतपुर में। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि सेंटर ऑफ एक्सलेंस ऑफ हनी बी कीपिंग की स्थापना कहां पर की गई, देवड़ावास टोंक के अंदर। तो बजट में तो ये कहा गया था भरतपुर में, लेकिन हुआ कहां, तो बजट में ये कहा गया तो उसके तहत आपके देवड़ावास टोंक के अंदर आया। ये बात है, तो मतलब चीजों को समझना, बजट में जो घोषणा की गई उसी के तहत आपके यहां पर आया है सब। ठीक है जी, चलो तो ये ले लो स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। और बजट पे देखोगे ना तो बजट में क्या कहा गया था, लहसुन का, हाँ बजट में एक और कहा गया था, इसी में घोषणा की गई थी कि एक लहसुन की स्थापना की जाएगी, लहसुन का, कहां पर, 12 में। अब जो बजट में कहा गया था 12 में, बजट के लिए, बजट में सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर हनी बी कीपिंग ये कहां की गई थी, भरतपुर में। खुला कहां है, देवड़ावास टोंक में। हो सकता है भरतपुर में भी आ जाए, आपके भरतपुर में भी आ जाए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं साहब। हाँ यही बजट में कहा गया था कि मक्का का बांसवाड़ा में, जी हाँ एक बजट बच्चा और कह रहा है कि गुरुजी मक्का की भी तो बात की थी, हाँ मक्का की भी बात की थी, कहां पर, बांसवाड़ा में। बजट में कहा गया था सेंटर ऑफ एक्सलेंस मक्का बांसवाड़ा में, लहसुन 12 में, और हनी बी कीपिंग कहां होगा, भरतपुर में। लेकिन आया कहां पर है, देवड़ावास टोंक में। ये दोनों तीनों चीजों में अंतर है। कहा था उल्टा, एक डोपा क्या बता दिया उल्टा। बजट में ये कहा गया था भरतपुर में होगी, लेकिन स्थापना कहां हुई है, देवड़ावास टोंक में। अब जो हुई है वही तो बताऊंगा ना, गुरुजी ठीक है। बजट में क्या कहा वो अलग है, स्थापना कहां हुई ये अलग है। आपके प्रश्न आया कि बजट में कहां पर सेंटर ऑफ एक्सलेंस की बात की, तो सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर हनी बी कीपिंग बजट में तो क्या कहा था, भरतपुर में। मक्का के कैसे में कहा, बांसवाड़ा में। लहसुन का किस में कहा, 12 में। लेकिन ये आया कहां पर है, देवड़ावास टोंक में। इन चीजों को समझो, बात को कहां गया, आया कहां पर। जैसे कह दे भाई, है ना भाई, कहते बजट में कह दे कि हम लोग राजस्थान के 10 जिलों के अंदर क्या बनाएंगे, 10 जिलों में ये बनाएंगे, और बना दे 15 में, तो क्या करें। हाँ फ्लाइंग सेंटर तलवाड़ा में भी है, हाँ तलवाड़ा में सर्वे किया है, अभी है नहीं, तलवाड़ा में सर्वे किया था। सर अगर पर्सन में टोंक और भरतपुर आ जाए तो कौन सा करके आना, पर्सन टोंक आ जाए, यदि आ जाए कि राजस्थान का पहला प्रथम मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा, तो ये आ जाए तो कहां करना है, देवड़ावास टोंक में। और जैसे कि बजट में किस कहां पे कहा गया, तो बजट में कहां किया गया, भरतपुर में। जी बजट में कहां किया गया था, भरतपुर में। हाँ
क्योंकि इसके लिए स्वीकृति मिल चुकी है, पैसे आ चुके हैं, ये बात है। तो अभी कहां किया जा रहा है, ये आ जाए कहां किया जा रहा है, तो देवड़ा वास्तवक में। और बजट में क्या कहा, कहां होगा, भरतपुर में। ये दोनों चीजें अलग अलग है मेरे बच्चे, दोनों चीजें। बजट का नाम लेगा तो भरतपुर का, और बजट का नाम नहीं लिया कि भाई कहां किया जा रहा है तो देवड़ा वास्तवक में। दोनों प्रश्नों की भाषा अलग होगी, भाषा अलग होगी। चलो आगे देखते हैं, बढ़ो आगे जी। अब ले लो स्क्रीनशॉट, प्रश्नों की भाषा मेरे बच्चों अलग हो जाएगी। हाँ जी, चलो आगे देखो जी। वेयर विल राजस्थान फर्स्ट बी कीपिंग एक्सलेंस सेंटर फॉर एस्टेब्लिशमेंट, तो अब क्या आ जाएगा, देवड़ावास टोंक के अंदर। नेक्स्ट है, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के द्वारा राज्य स्तरीय कृषक उपहार योजना के तहत 2025 में किस किसान को सम्मानित किया गया, किस किसान को सम्मानित किया गया, तो उपरोक्त सभी यहां पर आ जाएंगे। अब देखो अपने यहां पर क्या हुआ, अपने यहां पर एक योजना आती है जिसका नाम है राजस्थान, इसको समझना भाई, राजस्थान कृषक उपहार योजना। राजस्थान कृषक उपहार योजना की बात करें, गुरुजी ये क्या थी, कब आई, कैसे आई और कितने स्तरों पर इसका संचालन किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो कृषक उपहार योजना की बात करें, इसकी शुरुआत अपने 1 अक्टूबर वर्ष 2021 से हुई। इसकी शुरुआत कब से हुई, 1 अक्टूबर 2021 से। इस कृषक उपहार योजना के तहत कहा क्या गया, इसके तहत कहा गया कि इसके तहत दो बातें कही गई। पहली लाइन कि कृषक को उपज का उचित मूल्य दिलाना, कृषक को उपज का उचित मूल्य दिलाना। एक तो यह था इसका उद्देश्य कि एक किसान जब मंडी के अंदर अपना सामान लेके जाता है, मंडी में अपना सामान लेके जाता है, तो उस किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य मिले। एक तो यह था सब। दूसरा यहां पर इसका उद्देश्य था कि किसान द्वारा मंडी में उपज बेचने पर क्या दिया जाएगा, बेचने पर कूपन दिया जाता है, और इसी कूपन के आधार पर लॉटरी से उनको क्या दिया जाता है, सम्मान उपहार दिया जाता है, उपहार। और इसी उपहार की योजना जिसका नाम है अपने कृषक उपहार योजना, कृषक उपहार योजना। अर्थात एक किसान जब मंडी के अंदर सामान बेचने आएगा तो जैसे वो मंडी के अंदर एंटर करता है उसे एक कूपन दिया जाता है, और उसी कूपन के आधार पर उन्हें उपहार दिया जाता है, जिसको कहा गया कृषक उपहार योजना, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को मंडी से जोड़ा जा सके। क्योंकि इसका उद्देश्य था राजस्थान कृषक उपहार योजना का कि एक तो किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाना, और दूसरा था कि जब किसान आएगा तो उपज बेचने से कूपन देंगे, और कूपन के आधार पर उसे क्या दिया जाएगा, एक उपहार दिया जाएगा। इसी का नाम है कृषक उपहार योजना। तो कृषक उपहार योजना की बात करें इस रूप में यहां पर आई थी। और इसका यदि संचालन पूछा जाए तो मेरे गुलगुलो, इसका संचालन जो है ये किया जाता है 3 स्तर के ऊपर, 3 स्तर के ऊपर किया जाता है। सबसे पहले मंडी स्तर पे किया जाता है, मंडी स्तर पर। और मंडी स्तर की बात करें तो प्रत्येक 6 माह का मतलब हुआ कि 6 माह के अंदर, जैसे सपोज करो 1 जनवरी से लेकर के और 30 जून तक जितने भी किसान आए उन सबको क्या दिया गया, कूपन दिया गया। और उन कूपन में से क्या निकालेंगे, लॉटरी, और जिसकी लॉटरी निकलेगी उसी को क्या दिया जाएगा, उपहार दिया जाएगा। तो प्रत्येक 6 माह के अंदर यहां पर मंडी स्तर के ऊपर काम होता है। और इसके अंदर जो नंबर 1 पे आता है ना, फर्स्ट नंबर पे आता है, उसे दिए जाते हैं 25,000 रुपए। नंबर 1 पे कौन आएगा, नंबर 1 पे जो आएगा उसे दिए जाएंगे आपके 25,000 रुपए। ये याद रखना, मंडी स्तर की बात करें उसे 25,000 रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद में यदि जो नंबर 2 पे आएगा सेकंड नंबर पर, उसे दिए जाएंगे आपके 15,000 रुपए। और नंबर 3 के ऊपर आएगा उसे दिए जाएंगे आपके 10,000 रुपए। मतलब पहला जो नंबर कूपन निकलेगा उसको 25, नंबर दूसरा मिलेगा उसे 15, और तीसरे को मिलेंगे उसको 10 दिया जाएगा। एक तो बात यहां से आ जाती है साहब। राम राम भाई, राम 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 राम। नहीं, 1 अक्टूबर।
देखो ये कृषक उपहार योजना राजस्थान सरकार की है। कृषि व्यवस्था को, ये कृषक उपहार योजना थी जी, और इसी के तहत आया था कि कृषि व्यवस्था को भूमंडलीकरण के तहत ध्यान में रखते हुए, और आपके यहाँ पर ई नाम फैसिलिटी आई थी। अशोक गहलोत जी उस समय मुख्यमंत्री थे, और इसी के तहत अपने यहाँ पर क्या आई थी, एक कृषक उपहार योजना 1 अक्टूबर 2021 से शुरुआत यहाँ से हुई थी। 1 अक्टूबर से इसकी शुरुआत की गई थी। तो यार कृषकों को सहभागिता को उत्तरोत्तर गतिशील बनाए रखने के उद्देश्य से प्राप्ति के लिए कृषि उपनिदेशालय निदेशालय द्वारा 1 अक्टूबर 2021 से कृषक उपहार योजना का संचालन किया जाना है। तो अप्रैल पढ़ रहे हो तो चेंज कर लेना मेरे बच्चे, 1 अक्टूबर से, 1 अक्टूबर 2021 से कृषक उपहार योजना का संचालन किया जाना है। ठीक है, कब से? 1 अक्टूबर से। जी जी, चलो आ जाओ। तो यहां से कहा गया, उसके बाद में कहा गया एक तो मंडी स्तर के ऊपर आयोजन होता है, दूसरा यहां पर कहा गया कि भाई इसका आयोजन खंड स्तर पर भी होगा। एक इसका आयोजन होता है आपके खंड स्तर पर, और खंड स्तर पर भी कितना? प्रत्येक 6 माह में, प्रत्येक 6 माह के अंदर इसका आयोजन होता है। और खंड स्तर की बात करें तो यहाँ पर भी जो पहला जो पुरस्कार आएगा उसको दिया जाता है कितना? 30,000 रुपए। प्रथम पुरस्कार को कितने दिए जाते हैं? 30,000 रुपए पहले को, जो नंबर 1 आएगा। सेकंड की बात करें उसे दिया जाता है आपके 20,000 रुपए, उसे 20,000 रुपए दिए जाते हैं। और जो थर्ड नंबर पे आएगा उसे दिए जाएंगे आपके 30,000 रुपए। ये 3 बात, सॉरी 30,000 नहीं, 10,000, जी हाँ 10,000 रुपए। और एक होता है आपका राज्य स्तर पर, किस पे? राज्य स्तर पर, और ये वर्ष में एक बार, वर्ष में एक बार ये होता है आपके वर्ष में एक बार। और वर्ष में एक बार जो होता है इसके अंदर जो फर्स्ट नंबर पे, जो पहला नंबर जिसका आएगा नंबर 1, उसको दिए जाते हैं 2.50 लाख रुपए। जो नंबर 2 पे आता है उसे दिए जाते हैं 1.5 लाख रुपए। और उसके साथ साथ नंबर 3 पे जो आएगा उसे दिए जाते हैं आपके 1 लाख रुपए। ये आपको ध्यान में रखना है जी। नंबर 1 पे जो आएगा मेरे बच्चों उसको क्या दिया जाएंगे? 2.5 लाख रुपए। नंबर 2 पे आता है उसे 1.5 लाख रुपए, और नंबर 3 पे आता है उसको दिया जाता है 1 लाख रुपए। तो यहां पर इसी के तहत प्रथम पुरस्कार, प्रथम किसान पुरस्कार किसको दिया गया था? गोल्लू को। प्रथम पुरस्कार की बात करें, ये किसको दिया गया मेरे भाई? गोल्लू को दिया गया, है ना। किसको दिया गया था? गोल्लू को। और गोल्लू की बात करें, है ना, इसका संबंध कहां से आता है? कोटा मंडी से। इसका संबंध आता है कोटा मंडी की, कोटा मंडी से जुड़ा हुआ था। एक नंबर 2 द्वितीय पुरस्कार ओम प्रकाश को दिया गया था। दूसरा पुरस्कार किसको दिया गया था? ओम प्रकाश को। और ये ओम प्रकाश की बात करें, है ना, इसका संबंध आ जाता है आपके हनुमानगढ़ मंडी से, हनुमानगढ़ मंडी से। और तीसरा पुरस्कार दिया गया था आपके राम भरोसे को। और राम भरोसे की बात करें, इसका संबंध भी किससे आता है? कोटा मंडी से आ जाता है। तो ये आपके यहां से आता है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। एक तो कृषक उपहार योजना को लेकर के पूछा जा सकता है, इसकी शुरुआत क्या हुई, इसका उद्देश्य क्या था, ये पूछा जा सकता है। एक इसका किस स्तर के ऊपर, तो 3 स्तरों पर आता है। मंडी स्तर के ऊपर इनामी कितने समय में होता है और इसकी इनामी राशि क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। खंड स्तर के ऊपर कितने समय में होता है, इसकी इनामी राशि क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। और राज्य स्तर के ऊपर साल में एक बार होता है। और इनामी राशि की बात करें, ये भी आपके यहां से आ जाता है ना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कृषक उपहार योजना का। और इस बार ऐसे भी आ सकता है कि कृषक उपहार योजना 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन, तो प्रथम किसान पुरस्कार गोल्लू जो कोटा मंडी से संबंधित है, द्वितीय पुरस्कार ओम प्रकाश जो हनुमानगढ़ मंडी से, और तीसरा पुरस्कार राम भरोसे, इनका संबंध भी कहां से आता है? देवेंद्र। और तृतीय पुरस्कार किसका? राम भरोसे से कोटा से। बच्चा कह रहा है कि गुरुजी शनिवार को खंड पेज मत पढ़ाना, कुछ और पढ़ाना, मर जाऊंगा मैं, तेरे नाम की चिट्ठी लिख दूंगा। अरे मेरे नाम की चिट्ठी क्यों लिख? चिट्ठी लिख किसी खास को, याद नहीं आ रहा क्या? जी, ये यहां से आ जाता है। तो ले लो स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। तुम लोग चिट्ठियां बड़े लिखने लगे आजकल। इस व्हाट्सएप के जमाने में चिट्ठियां लिखने लगे क्या? चिट्ठियों का जमाना तो हमारा था जब हम लिख के दिया करते थे, और चिट्ठी पकड़ी जाए, आहा जो मजे आते थे चिट्ठी पकड़े जाने के बाद में, गराड़ा कूणिया की मारा करता, उसकी तो बात ही अलग थी साहब। जी भाई, चलो आ जाओ सब। हाँ जी, ये रहा कोटा के किसान गोल्लू को 2.5 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार। ये थी खबर साहब, याद रखना।
जी, इंग्लिश वर्जन है, विच फार्मर हैज बीन ऑनर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर इन 2025 अंडर द स्टेट लेवल कृषि उपहार योजना। तो आ जाएगा ऑल ऑफ द अबाउ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सैफ एशियाई फुटबॉल प्रतियोगिता अंडर 19 में राजस्थान के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम के लिए हुआ है? तो नाम आ जाएगा मोहम्मद कैफ। इसके अलावा और कुछ नहीं याद रखना है, और कुछ नहीं याद रखना, बस इतना सा साहब। अग्निवीर वाले नहीं कटी, गलत बात है, अग्निवीर वाली लगाओ भाई। जो कल मैंने बोला था अग्निवीर के लिए एक संदेश था, उम्मीद करो पहुंचाओ, कांग्रेस वालों को पहुंचा दो मेरे भाई। मनीष क्या कह रहा है कि गुरुजी सर मैं सूद की तैयारी करूँ, जयपुर आ जाऊँ तैयारी करने को। सर आपने जो अग्निवीर वीडियो बनाया उसमें कटी नहीं सर, बनाओ बेटा, और उसको अपने नजदीकी जो कांग्रेस वाले विधायक है ना, उनसे सांसदों को भेजो कि समय है, मौका है, मांग कर लो, डुपो, पूरा भारत तुम्हारे साथ हो जाएगा। देखो इसमें दो चीजें हैं, अग्निवीर स्थायी हो जाएंगे और दूसरा कांग्रेस वालों को मुद्दा मिल जाएगा। अब मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस वाले यदि कोई सुन रहा होगा ना, कांग्रेस वाला कोई भाई, आप में से कोई एनएसयूआई का है क्या? आप में से कोई एनएसयूआई वगैरह व्यक्ति हो ना, तो अपने कांग्रेस के विधायक और सांसदों को कहो कि तुम्हारे पास आज के दिन का बहुत बड़ा मुद्दा है, आप लोग केंद्र सरकार से मांग कर सकते हो कि जो अग्निवीर थे उन्होंने अपने इस ऑपरेशन सिंदूर में पराक्रम का प्रदर्शन किया था, साहस का प्रदर्शन किया था, तो क्या भारत सरकार उनको 4 साल के लिए छोड़ देगी? है ना, तो उनके पास मौका है। और मैं कह रहा हूं यदि आप ऐसा बोलोगे ना, तो शायद कोई कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, कोई ऐसा कहेगा ही नहीं कि नहीं, हाँ ये कहेंगे सब हाँ जी, पूरे जिंदगी पूरे 15 साल का तो होना चाहिए। तो आप कांग्रेस वाला कह सकते हैं कि हम सरकार से मुहिम करते हैं, मांग करते हैं ऐसा करें, नहीं तो हम आंदोलन चलाएंगे। मैं कह रहा हूं सब साथ होंगे यार, कर लो। कांग्रेस वालों मुद्दा दे रहा हूं, बनाया बनाया, बुद्धि नहीं आई तो लगा लो, एक बना बनाया मुद्दा दे रहा हूं सब, ये लो जी। क्या करा नरेंद्र जी, पकड़ में तो अब आ गए ना, अगर गलती से मैडम जी के हत्थे चढ़ गए तो हमारा जमाना अब गया, अब हम तो व्हाट्सएप से ही काम निकाल लेते हैं मेरे बेटा, पर्ची लिखने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ एशियाई फुटबॉल प्रतियोगिता अंडर 19 में राजस्थान के किस खिलाड़ी का चयन हुआ? मोहम्मद कैफ। सीधा प्रश्न है, क्यों किंतु परंतु कुछ है ही नहीं, यहां से है ना, क्यों किंतु परंतु है ही नहीं, कौन सा मिल हुआ? मोहम्मद कैफ, बस इतना सा। चलो आगे देखें, छोटे छोटे प्रश्न है। ये रहा, सैफ अंडर 19 सैफ एशियाई फुटबॉल टूर्नामेंट की बात करें और कैफ का भारतीय टीम में चयन हो गया, तो मोहम्मद कैफ का चयन भारतीय टीम में किया गया। कहां के हैं? राजस्थान के। बस इतना याद रखना साफ। चलो आगे देखें जी। हाँ, इसका आंसर, विच प्लेयर फ्रॉम राजस्थान हैज बीन सिलेक्टेड फॉर इंडियन टीम इन द सैफ एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप अंडर 19? तो आपके आ जाएगा मोहम्मद कैफ, ऑप्शन सी है। अगला है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में तलवारबाजी की सेवर वर्ग की व्यक्तिगत स्पर्धा में राज्य की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? राज्य की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो मेरे भाई इसका नाम आ जाएगा आपके प्रकृति शर्मा। क्या? प्रकृति शर्मा, ऑप्शन ए। अभी यहाँ पर यूथ गेमों के अंदर जो आ रहा है ना, उस पर फोकस रखो। बाकी यूथ गेम्स की बात करें, इनको चीजों को लेकर के मैं यहाँ पर बहुत सारी चीजें बता दूंगा, चिंता मत करो साहब। यूथ गेम्स की बात करें, इसकी एक अलग से अपनी कक्षा लेकर के आने वाले हैं। जी हाँ, ये रहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स गुलाबी नगर की प्रकृति और ओजस्वी चमके हंसराज, ऋतिक और उज्जवल को स्वर्ण पदक। 3 को मिला, हंसराज को मिला, ऋतिक को मिला, उज्जवल को स्वर्ण पदक मिला, है ना। ये यहां से आ जाता है। डिस्कस थ्रो में हंसराज को गोल्ड मिला था, विशाल को सिल्वर मिला। तो अभी इन चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे, पूरी सबकी सब स्लाइड्स कटिंग हम लोग लेंगे, उसके बाद चर्चा करने वाले हैं। इसका इंग्लिश वर्जन है, विच प्लेयर ऑफ द स्टेट हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन द इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन ऑफ द सेबर कैटेगरी ऑफ फेंसिंग इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स? नाम आ जाएगा आपके प्रकृति शर्मा, ऑप्शन ए। अब चलते हैं आगे। जी हाँ, जिला दर्शन जद आ रही है आप लोगों के लिए, जिला दर्शन 41 जिलों के अनुसार, और साथ साथ इसके साथ साथ आपको 1313 प्रश्नों की ईपीडीएफ 1313 प्रश्नों की ईपीडीएफ आपको मिलने वाली है, जो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएगी। इसके अलावा मई माह की करंट अफेयर्स, ये भी आपके नजदीकी बुक डिपो पर अवेलेबल है, ऑनलाइन भी है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज है, 32 टेस्ट की टेस्ट सीरीज मात्र आपके लिए 50 रुपए के अंदर है, ये भी आपके यहाँ पर है। राजस्थान इतिहास कला संस्कृति की 3000 से अधिक प्रश्नों का, विगत परीक्षा में आए प्रश्नों का समावेश की पुस्तक, ये भी नजदीकी बुक डिपो पे है और उत्कर्ष ऐप में भी है। राजस्थान भूगोल, अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था की 3000 से अधिक प्रश्न जो विगत परीक्षा में आए हुए हैं, उन सब की जो बुक है, ये भी आपके नजदीकी बुक डिपो और आपके ऑनलाइन ऐप में उपलब्ध है। राजस्थान सार संग्रह, जहां पर राजस्थान का इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति सब कुछ अवेलेबल है, वो भी आपके यहाँ पर है। और अब है रिविजन, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में खान विभाग के द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो आ जाएगा हरियालो राजस्थान अभियान।
अभियान। नेक्स्ट है बेटा, हाल ही में देश की प्रथम सेंटर इंडिया एकेडमी का शुभारंभ कहां पे किया गया? तो जेसीआरसी यूनिवर्सिटी जयपुर में। उसके साथ यहां पर है, हाल ही में किस संस्थान ने पानी में आर्सेनिक प्रदूषण का पता लगाने वाले मोबाइल सेंसर विकसित किए? तो आईआईटी जोधपुर। ऐसा काम आईआईटी कर सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड प्रमाण पत्र से किस आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्वास्थ्य केंद्र को सम्मानित किया गया? तो आ जाएगा गोविंदनगर कोटा। नेक्स्ट यहां पर था, इटली के द मोजा फिल्म फेस्टिवल में फिल्म द रिलेप्स को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इसके निर्देशक कौन थे? तो नाम आ जाएगा आपके नरेंद्र सिंह नायक। उसके साथ था, हाल ही में जोधपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये था आपका 567वां। और एक यहां से आ जाएगा, हाल ही में बिहार में आयोजित खेलो इंडिया 2025 में राजस्थान की हर्षिता जाखड़ ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो ये आ जाएगा आपके साइकिलिंग के अंदर। तो ये था मेरा बच्चा आज का सेशन, जहां पर हमने 7 प्रश्नों की चर्चा की। अब हो गया समय, और उसके बाद में अगले 15 तारीख तक आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स है। उसके साथ साथ उस बाद में जब जो भी आपका आएगा उसको लेकर के हम राजस्थान की अपनी एक स्पेशल क्लास लेकर के आने वाले हैं। तो क्या कर सर 5 अप्रैल को पीडीएफ ऐप पर नहीं मिली? आज बेटा आज कर दूंगा, बोल दूंगा इनको जैसा भी है जी। तो ये था अपना सेशन, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। तो मेरे गुलगुलो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।